जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जिसकी बुनियाद दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक पर रखी गई थी। एक ऐसी जमीन जिसने दुनिया को कानून, संस्कृति, तहजीब, इन सब का मतलब सिखाया, और आज वही देश अपनी ही सड़कों पर अपनी ही आग में जल रहा है। ईरान की सरकार कहती है कि ये सब अमेरिका और इजराइल की साजिश है, एक बाहरी हमला है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये आग बाहर से लगाई गई है, या ईरान के अंदर ही कुछ ऐसा टूट गया है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि अब उसे संभालना मुश्किल है। चलिए आज इसी आग की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो ये आग की लपटें दिख रही हैं, इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास की उन चिंगारियों तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, ईरान की कहानी कोई आम कहानी है ही नहीं। इसी जमीन पर हजारों साल पहले महान फारसी साम्राज्य का जन्म हुआ था। सोचिए, साइरस द ग्रेट का जमाना, जब ये जगह दुनिया का केंद्र हुआ करती थी। फिर वक्त बदला, अरब आए, इस्लाम आया, और फिर आया सफवी राजवंश, जिसने शिया इस्लाम को अपनाकर ईरान को एक ऐसी पहचान दी जो उसे अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। और यही सब मिलकर वो विरासत बनी है, वो फख्र बना है जो आज भी हर ईरानी के दिल में है कि हम साइरस की औलाद हैं, हम कोई मामूली मुल्क नहीं। और सच कहें तो यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है। आप सोचिए, कितनी सदियां गुजरी, कितने तूफान आए, लेकिन उनकी फारसी संस्कृति, उनकी जबान, उनकी पहचान, इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई उन्हें उखाड़ नहीं पाया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आज के ईरान के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। साल था 1979, इस्लामी क्रांति का साल। एक ऐसा साल जिसने इस देश का नक्शा, इसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 1979 से पहले का ईरान एक अलग ही दुनिया थी। शाह का राज था, देश मॉडर्न हो रहा था, पश्चिम के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन फिर क्रांति हुई और आयातुल्लाह खुमैनी ने एक बिल्कुल नया ईरान बनाया, एक इस्लामिक गणतंत्र। मतलब अब शाह का तख्त नहीं था, अब सर्वोच्च नेता का हुक्म चलता था। धर्म और राजनीति एक हो चुके थे, और जो पश्चिम कल तक दोस्त था, अब वो दुश्मन बन गया था। और इस नए गणतंत्र की बुनियाद 4 मजबूत खंभों पर रखी गई। पहला, सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है, उनका फैसला ही आखिरी कानून है। दूसरा, अमेरिका महान शैतान है, सबसे बड़ा दुश्मन। तीसरा, इजराइल को कभी किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं दी जाएगी। और चौथा, हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों की मदद करना ईरान का फर्ज है। आप समझिए, यही वो 4 सिद्धांत हैं जो आज भी ईरान की विदेश नीति से लेकर उसकी हर सांस तक को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर ये सब इतना तय था तो आज सड़कों पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या ये सिर्फ किसी विचारधारा की लड़ाई है? नहीं, असल में इस आग की जड़ें सियासत में नहीं, बल्कि लोगों के घरों के खाली बर्तनों में और पेट की भूख में छुपी हैं। सालों से लगे अंतर्राष्ट्रीय बैन और ऊपर से देश के अंदर का मिसमैनेजमेंट, इन दोनों ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। हालत यह है कि आप यूं समझिए, किसी को महीने की पहली तारीख को जो सैलरी मिलती है, हफ्ते भर बाद उसकी कीमत आधी रह जाती है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई देखते ही देखते हवा हो रही है। और जाहिर है, जब पैसे की कीमत इतनी तेजी से गिरेगी तो महंगाई तो आसमान छुएगी ही। हालत ये हो गई है कि जो परिवार कल तक खुद को मिडिल क्लास मानते थे, आज उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग बन गया है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, घरों में घंटों घंटों तक बिजली नहीं आती, पीने के साफ पानी की किल्लत है। और जब किसी इंसान का हर एक दिन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई में गुजरने लगे, तो फिर सब्र का बांध टूट ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, दिल से डर निकल जाता है। और ईरान में ठीक यही हुआ। ये गुस्सा पहले बाजारों के सन्नाटे में दिखा, फिर फैक्ट्रियों की रुकी हुई मशीनों में, और देखते ही देखते ये गुस्सा सड़कों पर एक सैलाब की तरह फूट पड़ा। स्टूडेंट्स, औरतें, नौजवान सब बाहर आ गए। अब ये लड़ाई सिर्फ रोटी की नहीं रह गई थी, ये लड़ाई अब आज़ादी की बन चुकी थी। लोगों का गुस्सा अब सीधे सीधे हुकूमत से सवाल कर रहा था। सड़कों पर नारे बदल गए। अब वो किसी एक नेता के खिलाफ नहीं थे, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ थे, धर्मगुरुओं के खिलाफ थे। और फिर वो हुआ जिसकी ईरान में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोगों ने सीधे सीधे सर्वोच्च नेता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। अब हुकूमत के लिए ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये उनके वजूद पर, उनकी सत्ता पर सीधा हमला था। इसलिए जवाब भी पूरी ताकत से दिया गया, एक बहुत ही सोची समझी क्रूर रणनीति के तहत। पहले सड़कों पर सुरक्षा बल उतारे गए, फिर हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुईं, गोलियां चलीं, और फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया,
ताकि अंदर की आवाज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही न सके। और इन सब के बीच सरकार ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि ये सब बाहरी ताकतों की साजिश है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। सच तो ये है कि जब आप सालों तक देश का पैसा बाहर प्रॉक्सी वॉर में लगाते रहें, जब आपके कुप्रबंधन की वजह से लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, तो फिर आग लगाने के लिए किसी बाहरी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती। ये आग बाहर से नहीं आई है, ये ईरान के अंदर से ही उठी। अब एक बात साफ है, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ईरान की सीमाओं के अंदर सिमट कर नहीं रहने वाला। इसकी लहरें यकीनन पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी और शायद इसीलिए आज दुनिया की हर बड़ी राजधानी ने अपनी सांसें रोक रखी हैं और ईरान की तरफ देख रही है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है या ये देश बिखरता है तो इसका असर क्या होगा। दुनिया भर में तेल के बाजार में आग लग जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। और इन सबसे ऊपर जो एक डर है वो ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा, वो किसके हाथ लगेगा। तो ईरान की ये कहानी असल में एक चेतावनी है, एक ऐसे महान साम्राज्य की कहानी जिसकी शानदार गूंज आज अपने ही लोगों की चीखों में कहीं दब सी गई है। अब सवाल ये नहीं बचा है कि ईरान का बाहरी दुश्मन कौन है। असली सवाल तो ये है कि क्या ईरान अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ पाएगा, यानी निराशा से, दमन से और गरीबी से। क्या वो अपने लोगों को सिर्फ कंट्रोल करने के बजाय उन्हें एक बेहतर भविष्य दे पाएगा। इसी एक सवाल के जवाब पर ईरान का मुस्तकबिल टिका है।